तो आ जाओ मेरे पढ़ाकू, हो जाओ तैयार हमारे अगले टॉपिक के लिए। लाइव क्लास से पढ़ा रहा हूं, मुझे हंसी आ गई, बच्चे मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, आज का टॉपिक है हमारा बैंड थ्योरी, जबरदस्त इंपॉर्टेंट। और जरा सा फोकस इधर से उधर हुआ या वीडियो तुमने भगा भगा के देखी तो कसम से बता रहा हूं जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा बड़ा लेक्चर जाएगा आज मेरे बेटा। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे मेरा हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम में जब कोई अकेला एटम होता है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें रहता है। आज बोलूंगा भी धीरे धीरे। -13 याद करो, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहलाता है परमिसिबल ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रुक सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या और कहीं नहीं रुक सकता? तो जवाब है एनर्जी मिल जाए तो वो और ऑर्बिट्स में भी रुक सकता है। भाई 1s की बजाय वो 2s में भी जा सकता है, 2p में भी जा सकता है, 3s में भी जा सकता है। भाई ये ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्बिटल्स का मतलब यह है कि जहां इलेक्ट्रॉन रुक सके स्टेबिलिटी के साथ। यदि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तो वो इस ऑर्बिटल में जाके रुक सकता है। अभी वहां कुछ नहीं है, लेकिन ये ऑर्बिटल कोई फिजिकल चीज नहीं है कि जैसे एक टेबल या चेयर। ये तो एक जगह है, एक स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन को रुकने की कैपेबिलिटी है कि हाँ यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है, बीच में नहीं रुक सकता। तो फिलहाल इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। एस ऑर्बिटल में दो क्वांटम स्टेट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रुकने की जगह है जिसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन है। तब क्या होगा यदि दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाएं? यदि दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाएं तब क्या होगा मेरे बेटा? तब यह होगा, पहले मैं वही एटम इलेक्ट्रॉन दिखा, मतलब ऑर्बिटल दिखा रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इसके 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरे एटम के भी 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और उसकी भी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैं इन दोनों ऑर्बिटल्स को बहुत ही पास ले आता हूं, बहुत ही नजदीक ले आता हूं। तो क्या होता है, इसका जो ऑर्बिटल है और इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये मर्ज हो जाते हैं। और ध्यान से सुनना, जब ये दूर दूर थे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ इस न्यूक्लियस का इंटरेक्शन था, इस इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ इस न्यूक्लियस का इंटरेक्शन था। लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट लग रहा है और इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट लग रहा है। ये न्यूक्लियस भी उस पर असर डालेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस पे असर डालेगा। तुम बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इतने पास आ गए कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली रिपेल कर सकता है। भाई साइज के मामले में ही तो इलेक्ट्रॉन छोटा है, चार्ज के मामले में थोड़ी छोटा है। चार्ज के मामले में तो प्रोटॉन की टक्कर लेता है, तो वो इस पे रिपेल कर रहा है, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस में है? ये इलेक्ट्रॉन तो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में था, ये इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन के। तो ये ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं घूमते, अब बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमते, वो ऐसे घूमते हैं लाइक दिस। यहां से आते हैं और यहां से चले जाते हैं, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है। आज हो सकता है घंटा भर से भी आगे निकल जाए, बाकी आप लोगों की अटेंशन पे डिपेंड करने वाला है। मेरे बेटा यहां पर ये 1s ऑर्बिटल ही है पूरा, लेकिन ये कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी और ये भी, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल की 1s की एनर्जी है -13.6 है, इसकी भी एनर्जी -13.6 है, लेकिन इसकी एनर्जी क्या है, इसमें कौन सी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो इसका वैसे तो डिटेल ज्यादा में जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक वेव की तरह से चलते हैं, तो मैं बताया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। और यदि ना समझ पढ़ रखा हो तो इसमें ज्यादा मगजमारी मत करना। ये वेव की तरह से चलते हैं और इनका एक वेव फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं ψ1 r। ये वेव फंक्शन इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका भी एक अपना वेव फंक्शन होता है, वो कहलाता है ψ2 r। ये इस r पे डिपेंड करता है। जब ये मर्ज हो जाते हैं तो कंबाइंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन जो होता है वो इन दोनों वेव फंक्शन पे डिपेंड करता है। उसकी इक्वेशन होती है कांस्टेंट इनटू ψ1 r प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू ψ2 r, जिस पर हायर लेवल पर बीएससी या बीटेक में जाकर के आप इसे पढ़ेंगे इससे आगे। फिलहाल बस ये समझ लो इस वेव फंक्शन के दो सॉल्यूशन होते हैं, यानी दो एनर्जी लेवल बनते हैं, दोनों 1s कहलाते हैं। यानी यहां पर 1s का एक ऑर्बिटल था, 1s में एक एनर्जी लेवल था, यहां भी 1s में एक एनर्जी लेवल है। यहां 1s के अंदर दो बहुत ही क्लोज एनर्जी लेवल होते हैं, बहुत ही क्लोज, बहुत ही, ये तो मैंने दिखाना है तो थोड़ा सा गैप दिखाया है। एक -13.6 को मैं E0 कह देता हूं, एक एनर्जी लेवल E0 से कुछ कम होता है नीचे वाला, और एक एनर्जी लेवल E0 से कुछ ज्यादा होता है। यानी कि इसके दो सॉल्यूशन हैं, एक E0 माइनस डेल्टा E और एक आंसर है E0 प्लस डेल्टा E। यानी कि इसके एनर्जी E0 का एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें भी E0 एनर्जी का एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें E0 माइनस डेल्टा E का एक एनर्जी लेवल है और E0 प्लस डेल्टा E का एक एनर्जी लेवल है। उन दोनों में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों ही 1s कहलाएंगे। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये दोनों ही 1s है, यानी 1s के दो टुकड़े हो गए, एक लोअर एनर्जी एक अपर एनर्जी। अब लेकिन इस ऑर्बिटल में होंगे भी दो इलेक्ट्रॉन, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में रहते हैं, अपर एनर्जी लेवल इसका खाली रहता है, अपर एनर्जी लेवल खाली रहता है। यानी पहले वाले का जो E0 एनर्जी लेवल था, दूसरे का भी E0 एनर्जी लेवल था जब वो एटम अलग अलग थे। जब वो एटम कंबाइन हुए तो एक E0 माइनस डेल्टा E का एनर्जी लेवल बना जो E0 से कुछ नीचे है, और एक E0 प्लस डेल्टा E का एनर्जी लेवल बना जो E0 से कुछ ऊपर है। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोएस्ट एनर्जी में जाना चाहते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन ही क्यों, दुनिया में हर चीज लोएस्ट एनर्जी में इस रेस्ट पर रहती है। ये पेन मैं छोड़ दूं, गिर करके लोअर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। एक खिंची हुई स्प्रिंग को छोड़ दो तो वो लोएस्ट एनर्जी यानी कि अनस्ट्रेस्ड पोजीशन में आएगी। तो हर चीज लोएस्ट एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में रहते हैं, इस वाली एनर्जी लेवल में। ऊपर का एनर्जी लेवल खाली रहता है, लेकिन खाली रहने का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इसका 3s खाली है, 2p खाली है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को रुकने के लिए जगह है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से अपोजिट स्पिन के होते हैं। सेम स्पिन वाले एक उसमें नहीं रह सकते। पॉलीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है आपने, तो पॉलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं, सेम स्पिन के नहीं होते। तो ये दोनों यहां यदि इसमें कभी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए, तो जरा सी भी मिल जाए, तो ये हायर वाले एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, कहलाएगा 1s में ही है, अभी भी 1s में।
लेकिन 1s के लोअर एनर्जी लेवल से 1s के हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब वो इतना नजदीक नजदीक लाइनें हैं, बस एक ई नॉट से कुछ कम, एक ई नॉट से ज्यादा। ये तो मैंने दिखाया कि यदि 2 एटम मर्ज हो, यदि 3 एटम मर्ज हो। ये किस पर लाइनें बनाई है मैंने? ये एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी ऊपर जाने का मतलब हाई एनर्जी, लोअर जाने का मतलब लोअर एनर्जी। तो मैंने एक इस पहले सेम लेवल पर बनाई, क्योंकि दोनों एटम जब अलग अलग थे सेम एनर्जी थी, और मर्ज होने के बाद एक में लो एनर्जी और एक में हाई एनर्जी। समझ में आने लग रहा है? अच्छा, 3 एटम मर्ज हो जाए तो बेटा अब इस चीज को ज्यादा देर नहीं लगेगी समझ में आने के। यदि बेटा 3 एटम मर्ज हो जाए, बिल्कुल नजदीक आ जाए, तो फिर 1s के 3 एनर्जी लेवल बनेंगे, बहुत पास 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 पास। व्हाट इज इट कॉल्ड? स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या कहलाता है तीनों 1s। तो इसके 3 एनर्जी लेवल बनेंगे, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक उससे हायर एनर्जी लेवल। मैं रफ बना रहा हूं, ये देखने में भूत सा लग रहा है, भूत कुछ नहीं, एनर्जी लेवल है ये 3 एनर्जी लेवल। अब ये मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, 3 एनर्जी लेवल है। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3 एटम मिले। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो लोअर मोस्ट ऑर्बिटल में रहेंगे अपोजिट स्पिन के, 3 नहीं होते, और 1 इलेक्ट्रॉन बीच वाले ऑर्बिटल में रहेगा, ऊपर वाला खाली रहेगा। हमेशा सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल भरता है। भरने का मतलब जब 2 हो जाते हैं तो फिर अगला तीसरा भी आएगा। अब मान लो n हो, तो अब आप समझ ही गए। तो मैं इस तरह से सिंप्लीफाई करके बता सकता हूं, यदि मोनो एटम है, कोई एक एटम है, तो एक एटम में 1s का एक ऑर्बिटल होता है, 2s का एक ऑर्बिटल होता है, 2p का एक ऑर्बिटल होता है, 3s का एक ऑर्बिटल होता है। ये मैं ऑफबा प्रिंसिपल के हिसाब से लाइन बना रहा हूं। सबसे ऑफबा आपने सुनी होंगी, वो टेढ़ा टेढ़ा करके केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। वैसे तो मैं केमिस्ट्री में नीलबटे सन्नाटा हूं, लेकिन फिजिक्स भर की केमिस्ट्री अच्छी आती है भाई। हंसने की क्या बात है, साफ सीधी सी बात है। आंख के डॉक्टर से हार्ट का ऑपरेशन कराओगे, मरना पक्का। तो फिजिक्स के मास्टर से उतनी केमिस्ट्री समझ सकते हो जितनी फिजिक्स में। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं, जितनी फिजिक्स में जरूरी है उतनी पूरी पक्की है। फिजिक्स से बाहर निकलते के साथ ही बस उसके बाद हम हाथ खड़े कर दें कि भाई अब इससे आगे मत पूछ, औकात से बाहर का है। तो खैर फिलहाल अभी फिजिक्स के अंदर की चल रही है। तो ये ऑफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि एक अकेला एटम रहता है तो उसके एटम ऑर्बिटल शार्प, और ये मैंने एनर्जी लेवल पर बनाए हैं, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइनें बनाई हैं। जब 2 एटम आते हैं तो 1s से थोड़ी कम एनर्जी वाला और 1s से यानी ई नॉट से कुछ कम एनर्जी वाला और ई नॉट से कुछ ज्यादा एनर्जी वाले 2 ऑर्बिटल बन जाते हैं। 2s भी 2 हो जाते हैं, 2p भी 2 हो जाते हैं, 3s भी 2 हो जाते हैं। 2 एनर्जी लेवल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? मेरे बेटा तुम्हें मालूम है 2 एनर्जी लेवल हो गए। एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के आ सकते हैं। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के इसमें और 2 इसमें, 4 इसमें आ सकते हैं। 2p में कितने होते थे? 6, लेकिन 6 12 हो जाएंगे, तो वो आगे बात चलेगी। मतलब डबल आ सकते हैं, जिसमें जितने भी आ सकते थे दुगने हो गए। अच्छा, मान लो 3 एटम मिला दे, तो मेरे बेटा यदि 3 एटम हो गए तो यहां 3 एनर्जी लेवल बन जाएंगे, बहुत पास 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 पास। इसमें भी 3 एनर्जी लेवल बन जाएंगे, इसमें भी 3 एनर्जी लेवल बन जाएंगे, और इसमें भी 3 एनर्जी लेवल बन जाएंगे। तीनों में कुछ डिफरेंस होगा, सारे सेम एनर्जी के नहीं है। अब क्या होगा यदि मैं बात करूं एक क्रिस्टल की या एक सॉलिड की जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, उसका क्या होगा? अब आएगी बैंड थ्योरी। एक सॉलिड में 2, 3, 4 नहीं, लाखों करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। तो मान लो ये 1 मोल का एक सैंपल है, तो इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, लगभग 10⁻23 ऑर्डर के एटम्स हैं। जरा मुझे बताना, जब 3 एटम मिले थे तो 3 एनर्जी लेवल बने,
4 एटम मिलते तो 4 एनर्जी लेवल बनते, 10⁻23 एटम्स मिलेंगे तो 10⁻23 एनर्जी लेवल्स बनेंगे, यानी 10⁻23 लाइंस आएंगी। उनमें से एक लोएस्ट एनर्जी की लाइन होगी, एक मैक्सिमम एनर्जी की लाइन होगी, उनके बीच में 10⁻23 लाइंस होंगी। अब 10⁻23 बहुत बड़ी डिजिट है, वो लाइनें मैं सारी बना नहीं सकता, तो हम इसे एक बैंड की तरह से दिखाते हैं, यही कहलाता है एनर्जी बैंड। दरअसल ये जो एनर्जी बैंड है, यदि इसको मैं माइक्रोस्कोप से देख सकता तो मुझे 10⁻23 एनर्जी लेवल्स मिलते। कितने? यदि 10⁻23 एटम्स लिए हैं तो आने लगी समझ में? लेकिन कहलाएंगे सारे 1s के, और उनमें एनर्जी डिफरेंस भी होगा। इसी तरह से यहां तक सारे 2s के हैं। ये 2s का लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ये 2s का हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, और 2s में ऐसे ऐसे बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, तो मैं बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स को बैंड से दिखा रहा हूं। ये है 2s बैंड, इसी तरह से ये 2p बैंड, 3s बैंड, 3p बैंड एंड सो ऑन। अब यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो सिर्फ 1s में ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा इमेजिन करो, लेकिन एग्जिस्ट सब करते होंगे, इलेक्ट्रॉन को रुकने की परमिशन सब में है। इलेक्ट्रॉन यहां भी रुक सकता है, 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 यहां भी, लेकिन यहां नहीं रुक सकता, यहां रुक सकता है। अच्छा एक बात और, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल है, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, यहां से यहां जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, यहां से नीचे आएगा तो भी एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन वो इतना कम एनर्जी होती है कि इतनी एनर्जी तो पता चला मैंने इस पेन पे हाथ रगड़ दिया तो उससे ज्यादा एनर्जी मिल गई, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भाग गया, हीट एनर्जी। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना मुश्किल है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन इंटर ऑर्बिटल मूवमेंट बहुत आसान है। 1s के अंदर के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्रीक्वेंटली घूमते रहते हैं, कहीं से हल्की सी एनर्जी मिली ऊपर भाग गए, थोड़ी सी कम हुई नीचे भाग गए, लेकिन घूमते अपनी प्रीमिसेस के अंदर है, मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी लेवल के बीच में। अच्छा यदि मैं ये हाइड्रोजन की बात करूं तो तुम्हें मालूम है हाइड्रोजन के n एटम्स मिले हैं 1s के अंदर। यहां पर n ऑर्बिटल, n एनर्जी लेवल है, बेटा गौर से इधर सुनो, n एनर्जी लेवल है, इसमें हर एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n एनर्जी लेवल में 2n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकता है? 2n। ये कितने ऑक्युपाई कर सकता है? 2n। ये ऑक्युपाई कर सकता है 6n, p6। ये ऑक्युपाई कर सकता है 2n। n एटम्स हैं तो, क्योंकि इसमें n एनर्जी लेवल है, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n एनर्जी लेवल हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n एनर्जी लेवल हर एक में 6 आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं इतने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जरा मैं इसके अंदर झांकूंगा हाइड्रोजन के लिए, फिर मैं बताऊंगा सोडियम वगैरह के लिए। थोड़ा सा वैसे ही भाई, मैं 10⁻23 लाइनें तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं कुछ लाइनें तो दिखाई सकता हूं। ये बेटा 1s ऑर्बिटल है, 1s का एनर्जी बैंड है, इट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ये 1s का एनर्जी बैंड है। जरा सोच समझ के, क्योंकि यहीं से ट्विस्ट आएगा और आगे की चीजें समझ में आएंगी या नहीं डिसाइड होगा। मुझे बताओ 1s में कितने n एटम्स मिले, n ऑर्बिटल्स बने। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2n आ सकते हैं, लेकिन n एटम्स पे हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स। आ कितने सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और हैं कितने? n। तो यानी ये सारे नहीं भरेंगे, तो फिर कौन से भरेंगे? तो जवाब है लोअर एनर्जी वाले भर जाएंगे। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 2, तो नीचे के आधे तो भर गए इलेक्ट्रॉन से, और ऊपर के आधे खाली रह गए। मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और ये दूसरे ऊपर को भाग जा। तो अभी जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है? 0 केल्विन की, बिल्कुल लोएस्ट पे पड़े हुए हैं। तो यानी कि 1s भी पूरा नहीं भरा हुआ।
ये तो सारे ही खाली पड़े हैं। ये बात तो है हाइड्रोजन की। अब यदि मैं सोडियम की बात करूं, जो कि एक मेटल है, सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका स्ट्रक्चर है 1s2 2s2 2p6 3s1। जब इसके n एटम्स मर्ज होंगे, अब मुझे बार बार फिगर नहीं बनानी, तो एक एटम में 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, n एटम्स ही हैं, तो n एटम्स में 2n इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसका पूरा भरा हुआ होगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में, n एटम्स में 2n इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑर्बिटल भी इसका पूरा भरा हुआ होगा। 2p ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ होगा। अब का बात आती है 3s पे। 3s में आने चाहिए थे दो इलेक्ट्रॉन, है एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहां बैंड के अंदर 2n इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने की जगह है, एनर्जी लेवल्स हैं, और है इस पे n, यानी इसके आधे भरेंगे, आधा खाली होगा, यानी एटम टू एटम बैंड की सिचुएशन अलग होगी। तो इसका जो 3s ऑर्बिटल होगा उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, कोई कम एनर्जी वाला, कोई थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वाला, नन्नू सी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, मामूली सी ज्यादा, ये एनर्जी लेवल होंगे। लेकिन उसमें से आधे तो ऑक्युपाइड होंगे, लोअर एनर्जी वाले, और आधे खाली होंगे। और लोअर एनर्जी वाले ऑक्युपाइड होंगे मेरा तभी सही है जब मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। जरा सा भी टेम्परेचर मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, वो ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये एट वेरी लो टेम्परेचर। जिस आखिरी ऑर्बिट, जिस हाईएस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हो, वो वैलेंस बैंड कहलाता है। इसमें तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं। जिस आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड कहलाता है, यानी इट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। आखिरी का मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल हैविंग सम इलेक्ट्रॉन्स, कम हो या ज्यादा हो, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो वो कहलाता है वैलेंस बैंड। उससे ऊपर वाला एनर्जी लेवल कहलाता है कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट से ऊपर वाला। पता है, हमें लगता है कि इसके बाद ये तो बहुत ही पास है, ये बहुत दूर दूर है। तुम्हें याद, हल्का सा याद दिलाऊं, तुम्हें याद है ऑर्बिट्स की रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर थी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। यदि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इतनी है तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस 4 गुना है इससे, और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 9 गुना है इससे। यदि ये 4 गुना है तो ये 8 गुना और 9 गुना इतना हो गए। और चौथे ऑर्बिट की रेडियस 16 गुना है, यानी कि बेटा यहां से यहां जाना बड़ा मुश्किल काम है, यहां से यहां जाना बहुत दूर हो जाता है, यहां से यहां। तो मान लो बेटा इसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, इसके अंदर भी एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी समझाया ऑर्बिटल्स में। तो इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से यहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो पता चला ये है हमारा मतलब वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के अंदर वो आखिरी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड है, और उससे अगले वाला कंडक्शन बैंड है। अच्छा, न्यूक्लियस के नजदीक कौन सा होता है? न्यूक्लियस के नजदीक होता है वैलेंस बैंड, और न्यूक्लियस से काफी दूर होता है कंडक्शन बैंड। क्योंकि कंडक्शन बैंड काफी दूर होता है इसीलिए तो कंडक्शन बैंड कहते हैं। न्यूक्लियस की पकड़ इन पे कमजोर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस यदि लगा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कस के बंधे हुए हैं, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाते हैं, करंट नहीं बनाते। हर मटेरियल के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड कहते ही उस लास्ट ऑर्बिटल को है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कंडक्शन बैंड आखिरी जिसमें इलेक्ट्रॉन है उससे अगला, यानी कंडक्शन बैंड सबका खाली है। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ वैलेंस बैंड कौन सा है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन सब में है।
और उससे ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर यदि यहां कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी नहीं है, किसी कारण से यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर ये चल देगा और करंट बना देगा। अपने ऑर्बिट को छोड़ के जाने में इसे दिक्कत नहीं, न्यूक्लियस से पकड़ कमजोर है। और पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे ये नहीं जानेगा। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं बाउंड चार्जेस और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन जिन्हें बोलते हो। कई लोग सोचते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन तो यूं ठल्लू घूमते रहे सारे एटम में, सब्सटेंस में ना, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड में ही रहते हैं, बस वो लूजली बाउंड होते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर जा सकें। जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर चलने को तैयार, वो कंडक्शन बैंड या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं घूमते रहते हैं? तो जवाब है नहीं जी, किसी ना किसी न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन बड़े कमजोर बॉन्ड होती है। जरा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिलते ही, जरा सी एनर्जी मिलते ही वो चल दे हैं अपना छोड़ के रास्ता घर बार। और वैलेंस बैंड वो हमें टाइटली बना हुआ, पक्का, बेशरम, लगा लो पोटेंशियल डिफरेंस यू न जाने वाला करंट बनाने को। आ गया समझ में? तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में पहचान आ गई। तो इतने में यहां पर मिटा रहा हूं। बताओ वैलेंस बैंड क्या है? वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कंडक्शन बैंड उससे ऊपर वाला नेक्स्ट एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड। अब मेरे बेटा वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप। यहां इलेक्ट्रॉन, सुन बेटा अब और फोकस्ड हो जाओ, अभी लगभग 70% समझा चुका हूं, बोर्ड में आएगा जरूर, लिख के रख लो। मुझे पूरी कहीं सिक्स सेंस मेरी कह रही है अब इस चैप्टर में इतने ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, जो बचे हैं उनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। अब सुनो, वैलेंस बैंड में तो मतलब वैलेंस बैंड के अंदर एक लाइन है या बहुत सारे एनर्जी लेवल है? बहुत सारे। कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है, यहां भी, यहां भी इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है, यहां भी, यहां भी, बीच में नहीं रह सकता। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता वो फॉरबिडन गैप, या कुछ बुक्स में उसे बैंड गैप कहा गया है। तो बेटा अब इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। मेरे बेटा ध्यान से सारे सब्सटेंसेस को अब मैं पहले ग्राफ बना के बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो चीजें हैं मेरे बेटा, आपने अभी देखा वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में पहले डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरी ये है बेटा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में तुम जानते हो बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, यहां भी एनर्जी लेवल, यहां भी एनर्जी लेवल, यहां भी एनर्जी लेवल, यहां भी एनर्जी लेवल। यह है वैलेंस बैंड। यह है कंडक्शन बैंड। पहले वैलेंस बैंड की बात कर लो। वैलेंस बैंड कुछ मटेरियल का पार्शियली फिल होता है, जैसे अभी आपको मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया था, वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होता है। कुछ मटेरियल में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होता है। कुछ में होता है भाई उसके आखिरी ऑर्बिट में भी पूरा भरा हुआ है, ये कोई कसम थोड़ी खा ली कि वैलेंस बैंड पार्शियली होगा। तो कुछ मटेरियल में वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, कुछ मटेरियल में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होता है। अब जिन मटेरियल में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होता है उसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये तो है वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड, ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड। जिनमें कंप्लीटली फिल्ड है उसमें भी दो कैटेगरी हैं कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, सारे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कंडक्शन बैंड उसके ऑलमोस्ट ओवरलैप हो गया। अभी उसे मैं ग्राफ से भी बताऊंगा। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है कई बार स्प्लिट होते होते ओवरलैप कर जाते हैं। तुम्हें बताया था यदि एक अकेला एटम होता तो ये दो ऑर्बिट अलग अलग थे। जब दो एटम आए तो ये दो टुकड़ों में टूटा, ये भी दो टुकड़ों में टूटा। और ज्यादा एटम आए, ये भी स्प्लिट हो गया, ये भी स्प्लिट हो गया।
पता चला एक सिचुएशन ऐसी बनी कि ये वाला स्प्लिट होते होते ऊपर वाले में घुस गया, वैलेंस भाई ये शार्प थे, स्प्लिटिंग शुरू हुई, होते होते मर्ज हो गया। अब कोई बाउंड्री नहीं है जिससे आप कह सको कि वैलेंस बैंड यहां है, कंडक्शन यहां है, ये मर्ज हुए पड़े हैं। बस लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट में है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, और यहां वाले ये अभी खाली स्पेस है एनर्जी लेवल, यहां वाले लूजली बाउंड है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का यहां पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि कोई बैंड गैप नहीं है। रूम टेम्परेचर पे जरा सी एनर्जी मिली, ये यहां आया, जरा सी और मिली, यहां आया, ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते रहते हैं। इन्हें एकदम बड़ी एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी मिली यहां आ गया, फिर जरा सी हीट एनर्जी मिली यहां आ गया, ये जरा जरा सी एनर्जी लेकर के चलते रहते हैं और पता चला यहां आ गए। तो जब चाहे वो यहां चले जाए, जब चाहे यहां चले जाए, तो इनका कंडक्शन बैंड हमेशा भरा रहता है। कंडक्शन बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंडक्शन बैंड खाली पड़ा हो। रूम टेम्परेचर पे कम से कम कंडक्शन बैंड इनका खाली नहीं होता। ये आ रहा था वीडियो में, है ना, कंडक्शन बैंड खाली नहीं होता। अब जब कंडक्शन बैंड खाली नहीं होता तो ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ये करंट देंगे। तो ये है गुड कंडक्टर्स। कुछ मटेरियल कैसे होते हैं यहां पर, जिनमें वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है लेकिन कंडक्शन बैंड उससे थोड़े गैप पर है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप है। कंडक्शन बैंड के सारे एनर्जी लेवल खाली हैं, वैलेंस बैंड के सारे एनर्जी लेवल भरे हुए हैं, लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप है, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप ये मटेरियल होते हैं इंसुलेटर ऑब्लिक सेमीकंडक्टर। अब क्या कहेंगे, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, वो बैंड गैप पे डिपेंड करेगा। जिनमें गैप नहीं है, जिनका वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप है, वो तो कंडक्टर हो गए। लेकिन जिनमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड में गैप है, वो इंसुलेटर भी हो सकते हैं और सेमीकंडक्टर भी। तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि फॉरबिडन गैप है कितना, रूम टेम्परेचर पे कभी उतनी एनर्जी मिल भी पाएगी या नहीं। कुछ मटेरियल के वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड, अब मैं बीच की लाइनें दिखा रहा हूं एनर्जी लेवल्स, और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप इतना ज्यादा हो जाता है, लगभग 4 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग क्यों कह रहा हूं मेरे बेटा, सारे इंसुलेटर एक से तो है नहीं, ग्लास भी इंसुलेटर है, वुड भी इंसुलेटर है, सब अलग अलग इंसुलेटर है। तो फिक्स डिजिट तो मैं बोल ही नहीं सकता कि भाई 5 होगा, 4 होगा, 4 से 5 लगभग है। ये इंसुलेटर होते हैं, इनका वैलेंस बैंड भरा होता है। वैलेंस बैंड में तो सबके इलेक्ट्रॉन है, किसमें नहीं है इलेक्ट्रॉन? क्या ग्लास में इलेक्ट्रॉन नहीं है? ग्लास क्या एटम से नहीं बना? ग्लास एटम से बना है, उसमें भी न्यूक्लियस है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो सारे वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड का मतलब टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, वो अपनी जगह छोड़ के जाने को तैयार नहीं। अच्छा, कंडक्टिंग बनने के लिए इन्हें ऊपर आना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिलती नहीं। रूम टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा 0.7 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मिल जाती है, 1.1 तक मिल जाएगी। 4-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे लिए कम एनर्जी हो सकती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती। और जब रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं मिलती तो इसका तो कंडक्शन बैंड खाली पड़ा रहेगा। तो ये इंसुलेटर है, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे करंट ना मिलने की। दूसरे मटेरियल वो होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली तो है लेकिन इसके बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक का मतलब लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप पर। अब फिर लगभग क्यों बोला? सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। एक का बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी और का 0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डिजिट तो मैं तब बोलूं जब मैं एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूं, जब मैं जनरल बात कर रहा हूं तो ये नियरली बताते हैं। तो इनमें क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना इम्पॉसिबल था, यहां से यहां जाना इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने एनर्जी गैप से निकल के दूसरी जगह पहुंच जाए, तो ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ गया। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में गया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और अपनी जो खाली जगह छोड़ के गया उसे होल कहते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और जो खाली जगह है वो पहले भी आपने पढ़ी थी, वो होल कहलाती है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया तो दूसरा होल बन गया, यानी कि इसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही होल। तो ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। उनमें क्या होता है, समझ में आ रहा है? पक्का घर जाके देख तो लेना ही वीडियो, बहुत जरूरी पड़ गया है कि भाई ये इतना सारा मटेरियल है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा, और बाकी जो आप लोग देख रहे हो ना, आज देख के लगेगा समझ में आ गया, इसे कल को फिर पढ़ लेना, तभी पक्का होगा, नहीं उड़ जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, पहुंच रहा हूं अपने पॉइंट पर। मेरे बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड अभी बताऊंगा, ये फॉरबिडन गैप है। अब आप सुनो, इंप्योरिटी डालने से क्या होता है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, 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 वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब कहानी आगे। ये तो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। वही जो बताया कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल गई तो वो यहां चला गया और होल छोड़ गया, यहां चला गया और होल छोड़ गया। अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो जवाब है जो हमने स्टडी करी उसमें सारे एटम एक जैसे थे कि यदि हाइड्रोजन है तो सारे हाइड्रोजन के थे, सोडियम है तो सारे सोडियम के थे, सिलिकॉन है तो सारे सिलिकॉन के थे। जब हम इंप्योरिटी डालते हैं, जैसे फोर्थ ग्रुप में थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी डाल दी या किसी की भी डाल दी, तो पी टाइप बनाने के लिए जो आप इंप्योरिटी डालते हो वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहलाती है और एन टाइप वाली डोनर इंप्योरिटी कहलाती है। याद करो, एन टाइप वाले में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड में आ गए थे, 1 बॉन्ड में नहीं आ पाया था। तो बताओ कौन सी डोनर इंप्योरिटी है, एन टाइप वाले में या पी टाइप वाले में, और एक्सेप्टर पी टाइप। तो जब हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो पता चला कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी डालते हैं वो इंप्योरिटी एटम्स एक्सेप्टर लेवल बना देते हैं। यानी इनमें क्या था, इलेक्ट्रॉन या तो यहां रुकेंगे या यहां रुकेंगे, बीच में नहीं रुक सकते। इंप्योरिटी एटम्स बीच में रुकने की एक जगह बना देते हैं, एक ऐसा एनर्जी लेवल तैयार कर देते हैं। कैसे, वो हायर लेवल में पढ़ोगे। वो इंप्योरिटी एटम एक एडिशनल एनर्जी लेवल तैयार कर देते हैं जिसे कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। ये कहलाता है एक्सेप्टर लेवल। मतलब यदि ये इंप्योरिटी ना डालो तो ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, यहां इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं, यहां रुक सकते हैं, बीच में नहीं। लेकिन इंप्योरिटी डालने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां भी रुक सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। ये इंप्योरिटी एटम की लेयर है। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने की जरूरत नहीं, जरा सी एनर्जी मिलकर इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जाने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए तो बहुत कम चाहिए। कितनी, मैं स्पेसिफिक बताऊं, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बड़ी आसानी से चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो अपनी जगह बहुत सारे होल्स छोड़ के जाते हैं, तो इसमें होल्स की एग्जिस्टेंस हो जाती है, बहुत सारी एक्सेस हो जाती है। जबकि कंडक्शन बैंड में एक आध इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी नीचे से जो रूम टेम्परेचर पे अब भी बेशर्म बन के आ ही गया। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें बेटा डोनर इंप्योरिटी होती है। तो जब हमने रिसर्च करी तो ये पाया
कि जो डोनर एटम्स हैं, जो इंप्योरिटी एटम्स आपने मिलाए हैं फोर्थ ग्रुप के अंदर, वो इंप्योरिटी एटम्स एक लेवल बना लेते हैं कंडक्शन बैंड के पास। ये एनर्जी लेवल कहलाता है डोनर लेवल। डोनर लेवल ये इंप्योरिटी एटम्स का बनाया हुआ लेवल है जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉन यहां से भी यहां जाने के लिए रेडी है, यहां से भी यहां जाने के लिए रेडी है। रूम टेम्परेचर पे यहां से यहां जाना मुश्किल हो सकता है, यहां से यहां जाना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये गैप 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अप्रॉक्स। अब अप्रॉक्स क्यों? इंप्योरिटी भी अलग अलग तरह की हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन जब रूम टेम्परेचर पे जरा सी भी एनर्जी मिलती है तो डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन यहां कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और इस तरह से कंडक्शन बैंड उनका भर जाता है और ये बन जाता है सेमीकंडक्टर, एन टाइप। क्या बन गया बेटा? एन टाइप। तो बेटा अब मैं आपको एक ग्राफ से जुड़ी हुई बात और सिखा दूं, जिसके बाद मैं कह दूंगा कि ये वाली स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए बेटा, ये मैं बनाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, एनर्जी और एटॉमिक सेपरेशन के बीच का ग्राफ। एनर्जी लेवल और एटॉमिक सेपरेशन, ये एनर्जी को है, अब ध्यान से देखिए, लास्ट चल रहा है, और ये एटॉमिक सेपरेशन है। जब दो एटम बहुत ज्यादा सेपरेशन पर होते हैं, पता चला एक एटम यहां दूसरा यहां, तो इसके सारे ऑर्बिटल्स, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 2p हो, 3s हो, 3p हो, सारे शार्प और डिस्क्रीट होते हैं। दो एटम अलग अलग हैं, एक एटम का दूसरे पे कोई इंफ्लुएंस नहीं। जब एटम्स नजदीक आते हैं, पहले एक एटम तो यहां फिक्स है, दूसरा एटम यहां है, अब मैं इसे यहां ले आया, यानी दोनों की एटॉमिक सेपरेशन कम हो गई, तो 1s पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 2s पर नहीं पड़ा, 2p पे नहीं पड़ा, 3s पे नहीं पड़ा, 3p की स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई। अब फिर बच्चे कहते हैं सारी क्यों नहीं हुई? बेटा सबसे पहले आउटर ऑर्बिटल्स ही तो इंटरेक्ट करेंगे। बेटा ये इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब मैं इन्हें पास लाऊंगा तो क्या सारे ऑर्बिट एक साथ मर्ज हो जाएंगे? पहले ये वाला इससे मर्ज होगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी, और नजदीक लाऊंगा तब ये वाला इससे मर्ज होगा। बात समझ रहे हो आप लोग? है ना? आ जाओ। तो क्या सारे ऑर्बिटल एक साथ स्प्लिट हो जाते हैं? तो ये इस बात में जवाब छुपा हुआ है कि क्या सारे ऑर्बिटल एक साथ मिलते हैं? पहले बताओ, दो एटम पास आए, अब लास्ट चल रहा है, बताओ सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे? आउटर मोस्ट। जो मिलेंगे वो नए एनर्जी लेवल बनाएंगे और उनकी स्प्लिटिंग होगी, जबकि अंदर वाले अभी नहीं मिले। फिर और पास लाऊंगा तो अंदर वालों की स्प्लिटिंग होगी। तो इसी कारण से पहले 3p की तो स्प्लिटिंग दिखाई मैंने, 3s की नहीं दिखाई। जो आउटर वाला है वो स्प्लिट हो गया, वो मर्ज हो गया, ये नहीं हुआ। अब मैं सेपरेशन और कम करी तो ये जो स्प्लिटिंग थी ये तो बढ़ गई, और थोड़ा आगे जाके ये भी स्प्लिट हो गया, जबकि अंदर वाले अभी भी वैसे ही हैं, क्योंकि उनकी अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। हमने मेरे बेटा सेपरेशन और कम कर दी। ये रियल ग्राफ बना रहा हूं, जो ग्राफ साइंटिस्ट का बनाया हुआ है एज इट इज, रिसर्च करके मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। अब मैं इनर ऑर्बिटल को छोड़ रहा हूं, क्योंकि इनर वालों का कंडक्शन पे, कंडक्टिविटी पे कोई रोल नहीं है, तो मैं सिर्फ आउटर वालों का ग्राफ बना रहा हूं। इनर वाले स्ट्रेट है। जब मैं सेपरेशन और कम करता हूं तो एक समय ऐसा आता है कि ये ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप कर गए, और सेपरेशन कम करता हूं तो ये ओवरलैपिंग, अब इनकी रीजन है ये मर्ज हो जाती है, इसकी अपर लेयर और इसकी लोअर लेयर मर्ज हो जाती है। अब क्या टेक्निकल रीजन है, क्या वो है, ये वो बहुत गहराई में जाने में तो फिर पूरी पीएचडी शुरू हो जाएगी। बस मर्ज हो जाते हैं, यानी इस जगह पर 3p ही 3s है, 3s ही 3p है, यानी 3p वाले जो एनर्जी लेवल है और 3s वाले जो एनर्जी लेवल है ऐसे मर्ज हुए पड़े हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए सब एक ही है। यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना मुश्किल नहीं है।
फिर जब हम सेपरेशन को और कम करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ये स्प्लिटिंग एक बार फिर से खुल जाती है, एक बार फिर से खुल गई, यानी 3s अलग हो गया, 3p अलग हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब यहां कुछ पॉइंट्स बना दूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट यहां पर सी, वैसे ही कुछ बना दिए समझाने के लिए, और पॉइंट डी। जरा ये बताओ, जब सेपरेशन इतनी थी, यानी कि एक तो O पर एटम है और एक D पर है, तो इनके ऑर्बिट शार्प और डिस्क्रीट। जब एक O पर एटम है और एक C पर, तो C पर आकर के ऑर्बिटिंग दोनों स्प्लिट हो चुके हैं। C से पहले सिर्फ ऊपर वाला स्प्लिट हुआ था, नीचे वाला नहीं। C पर आकर दोनों की स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, स्प्लिटिंग बढ़नी शुरू हुई, सेपरेशन कम होनी शुरू हुई, स्प्लिटिंग बढ़नी शुरू हुई। फिर B पॉइंट पर आकर के एक समय ऐसा भी आया जब उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं रह गई थी, कोई बाउंड्री नहीं, मर्ज हुए पड़े। इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना बड़ा आसान था, और सेपरेशन कम करी तो बेटा ये फिर मेरी सेपरेशन दिखाई दे गई। नीचे वाले ऑर्बिट्स जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक हैं, ऊपर वाले न्यूक्लियस से दूर हैं। तो ये जो न्यूक्लियस से नजदीक है वो कहलाता है वैलेंस बैंड, और जो न्यूक्लियस से दूर है वो कहलाता है कंडक्शन बैंड, और जो इनके बीच का गैप है वो कहलाता है फॉरबिडन गैप। ये ग्राफिकल है। हमारे नॉर्मल क्रिस्टल्स में कितनी सेपरेशन होती है? हमारे नॉर्मल क्रिस्टल्स में इतनी सेपरेशन होती है, यानी कि नॉर्मल क्रिस्टल्स की सेपरेशन इतनी होती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप दिखता है। साधारण सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये गैप होता है। किसी किसी में नहीं भी होता, अब नहीं होता तो वो कंडक्टर हो जाते हैं, गुड कंडक्टर। किसी में ये गैप ज्यादा भी होता है, ज्यादा गैप होता है वो इंसुलेटर भी होता है। किसी किसी में ये गैप कम भी होता है, वो सेमीकंडक्टर भी होते हैं। ये मैंने जनरल ग्राफ बनाया है, जनरल, कि इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो वो आप लोगों को समझ में आ गया सारा पूरा। तो फिलहाल ये वीडियो एक बार में देख के समझ में आने वाली में नहीं है, तो आप इसे बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए। फिलहाल के लिए बाय बाय।